नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास मुलाकात के खास क्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अक्सर आप हमारे खास मुलाकात के क्रम में नए मेहमानों को देखते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र से होते हैं और उनसे हमारे मंच के द्वारा आपको मिलने का मौका मिलता है, रूबरू को होने का मौका मिलता है। और आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। पर उनकी तारीफ में, उनकी मेहनत के लिए हम दो शब्द कहना चाहेंगे जो कि इस तरीके से है कि तन्हा राहों में भी जो रोशनी का दीप जला दे, खुद की ख्वाहिशें छोड़ औरों की मुस्कान सजा दे। वो तिजारत नहीं, इबादत करते हैं, एनजीओ नहीं, ये तो सेवा की सूरत करते हैं। और एक ऐसी ही पर्सनालिटी डॉक्टर ललित खत्री, जो कि संस्थापक है डिफेंडर्स ऑफ फेथ ग्रुप के, जो आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले इनके प्रयास ही जो समाज के लिए कर रहे हैं काफी सराहनीय है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। ललित जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो आए। जानना चाहेंगे सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, शानदार। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, बहुत आपका सराहनीय कदम है सर। क्योंकि मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए। एक नहीं बल्कि ये 4-4, 5-5 विंग्स के लिए काम कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं कुछ सवाल जवाब की आपसे कि डिफेंडर्स ग्रुप के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि डिफेंडर्स ऑफ फेथ की स्थापना आपने 2014 में की थी, जैसे कि हम जानते हैं। जी, तो मैं जानना चाहूंगी शुरुआत का वो क्षण क्या था जिससे आपको ये दिशा प्रेरित हुई? देखिए मैम, ऐसा है कि ये कोई तुरंत उठी कोई जिज्ञासा नहीं थी या तुरंत उठा कोई उद्दीपन नहीं था जिससे कि मेरे अंदर कोई ऐसी भावना उठी हो और मैंने तुरंत इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया हो या शुरू कर दिया हो। ये समय के साथ हुआ एक प्रक्रिया थी, एक क्रम था। ऐसा क्रम था, समय के साथ हुआ, जिसने कि धीरे धीरे करके मन को इस तरह से वो करा कि हमको इस क्षेत्र की तरफ कार्य करना चाहिए। मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने बीटेक एमटेक कर रखी है, ठीक है। तो उसी क्षेत्र में काम, मतलब जब मैं वो इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय भी कई चीजें ऐसी हुई मेरे साथ जिसने मुझे इस तरह प्रेरित किया कि भाई हमको ये काम करना चाहिए। तो आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं जी, तो मतलब इंजीनियरिंग और कहाँ समाज सेवा, कैसे समय मिलता है ये सब चीजों के लिए आपको? यही सबसे बड़ा एक वो है, क्योंकि मैंने बीटेक करी, एमटेक करी। जब बीटेक कर रहा था उस समय हम लोगों ने देखा कि ऐसे कई चीजें हैं कि हमारा जो बीटेक करना है वो कितना सार्थक है। तो वो सार्थक तब हो पाएगा जब हमारा वो बीटेक समाज के लिए उपयोग हो पाएगा। क्या बात है, बहुत ही। जिस जगह हम लोग काम कर रहे थे वहीं पर ही पीछे एक बस्ती थी, वहाँ बस्ती में कुछ लोग बच्चे जो थे वो यूं ही बैठे रहते थे। दिन भर हम लोग कॉलेज से निकल के आते, सुबह आते तब भी बैठे रहते थे और जब हम वापस जाते तब भी बैठे रहते थे। दोस्तों ने सबने ये प्लान किया कि हम इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। क्या बात है, बहुत एक एक करके हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। जैसे कि मैंने बात बताई आपको कि डॉक्टर साहब जो है वो 4 प्रमुख संस्थाओं के उसमें काम कर रहे हैं, क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो एक एक करके आऊंगी। जैसे कि एक बार हमारे दर्शकों को बता देना चाहूंगी, आप शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। इन सब में आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूंगी, इन सब में सबसे कठिन और सबसे संतोषजनक पहलू कौन सा रहा है? मैम देखिए, सबसे कठिन पहलू रहा है शिक्षा का। कारण क्या है कि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वे पूर्णतः ऐसी बस्तियों से आते हैं जो समाज से कटी हुई हैं। उनके लिए समाज ही एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, मतलब समाज में जाना ही उनके लिए चैलेंज है। उसके पश्चात उनको पढ़ाना, यानी कि ये वो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जहाँ एक सामान्य व्यक्ति से जाना भी पसंद नहीं करता। हम लोग सड़क से गुजरते हैं तो हम अपनी नाक पे हाथ रख लेते हैं कि हम उस बस्ती से गुजरते हैं। हम ऐसी बस्तियों में जाके पढ़ाते हैं जो टोटली कट ऑफ है एक सोसाइटी से। तो जब हम इन बच्चों के पास जाते हैं या इन लोगों के पास जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, तो उनको पहला तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही होता है जो सबसे कठिन है, कि उनको 2 वक्त की रोटी मिले। बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे बच्चे काम के लिए निकल जाते हैं इसलिए, और उनके लिए शिक्षा, पहले उनको समझाना जरूरी है कि भाई आपको शिक्षा क्यों जरूरी है। समझाना सबसे पहले जरूरी, समझाने के बाद उनको शिक्षा का महत्व बताना जरूरी है, फिर उनको पढ़ाना। तो ये एक बहुत ही सबसे टिपिकल टास्क हमारे लिए रहता है शिक्षा के क्षेत्र में। संतोषजनक की बात करूं तो संतोषजनक जब हम वो बच्चे को, किसी बच्चे को हम लोग तैयार कर लेते हैं, एक ऐसा बच्चा जो आज से कुछ समय पहले तक जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, और उसके साथ हमारी टीम ने काम करा। काम करने के बाद अब वो बच्चा अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है तो सबसे ज्यादा संतोषजनक ये चीज होती है, क्योंकि हम बाकी जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो एक समझदार व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, ये बच्चा भी अगर समझदार बन जाएगा तो वो भी उन क्षेत्रों में काम कर सकता है। उसी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आप उनको बूस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल।
पर्यावरण क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपकी मैं जानना चाहूंगी कि संस्था क्या विशेष कार्य कर रही है, क्योंकि सर देखिए आजकल बड़ा कमर्शियल हो गया है चीज, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विशेष काम क्या कर रही है। मैम देखिए, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितने पौधे लगा सकता है। अभी देखा आपने एक नेशनल लेवल पे हमारा एक मूवमेंट चला कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम। तो संभवतः हम ये सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति एक जीवन में 5, 10, 15, 20 पौधे लगा सकता है, जब तक कि उसके अंदर कोई एक विशेष शक्ति ना हो। हमारे यहाँ पर कई ऐसे लोग रहे हैं जिनको नेशनल स्तर पे सम्मानित भी किया गया है, उनको कई सारे अवार्ड से नवाजा भी गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी ही पेड़ों के लिए लगा दी है। पर एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? तो हम एक सामान्य व्यक्ति है, हमने ये सोचा कि हम कितने पेड़ लगा सकते हैं, उससे ज्यादा हम कितने पेड़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया, ताकि एक व्यक्ति को अगर हम खुद लगाएंगे तो हम अपनी जिंदगी में मान लीजिए 1000 पेड़ लगा सकते हैं, परंतु हम 1000 व्यक्तियों को 10-10 पेड़ भी बेचेंगे तो हम 10,000 पौधे तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है पर्यावरण के क्षेत्र में, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके अंदर जागरूकता है और वो फिर उस चीज को करें। दूसरी चीज हम लोगों ने शुरू करी, जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल शादियों में खर्चा बहुत बढ़ गया है। ठीक है, शादियों में खर्चा बढ़ गया है। शादियों में खर्चा बढ़ने के साथ साथ जो एक फालतू का खर्चा तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक अनप्रोडक्टिव, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव वर्ड आपने बिल्कुल सही यूज किया है। अनप्रोडक्टिव खर्चा थोड़ा सा अपन देखते हैं कि बढ़ गया है। हम ऐसी चीजों का भी प्रयोग करने लग गए, सरकार भी इसके लिए बहुत जागरूक है कि जिस ऐसी चीजों का प्रयोग कम करें जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो उस तरफ हमने काम करने की कोशिश करी है, और एक इको फ्रेंडली वेडिंग करके हमने कंसेप्ट शुरू करा है। अजमेर में हम लोग कई अच्छे लोगों के साथ इस कंसेप्ट पे काम कर भी चुके हैं। शॉर्ट में अगर जानना चाहूँ, इको फ्रेंडली जो वेडिंग बोला आपने, ये कॉन्सेप्ट क्या है? अगर लोग करवाना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? ज्यादा ब्रीफ में नहीं, शॉर्ट में अगर कुछ बताएं तो। जी, इसमें क्या है कि अगर आप अपनी शादी में जो भी चीजें प्रयोग करते हैं, सबसे पहले तो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, आपका कोई सामान चीज बच रही है तो वो हम किस तरह से उसको इको फ्रेंडली, मतलब प्रॉपर्ली हम लोग उसको डिग्रेड कर सकें। साथ में हम लोग ऐसी चीजों का प्रयोग करें, जैसे कि हम लोग कई बार रिटर्न गिफ्ट देते हैं। कोई भी चीज का एक डिग्रेड पॉइंट आता ही है, मतलब एक समय के बाद वो चीज खराब होती है, परंतु अगर हम पौधा देंगे तो वो समय के साथ बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम शादी में किसी को रिटर्न गिफ्ट देते हैं तो पौधे को जिंदगी भर देखेगा, जिंदगी भर याद रखेगा कि हमें फलां की शादी में गया था। तो इस तरह से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपनी शादी को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही खूबसूरत एक आपने सोच जो है वो बिल्कुल उपजी है। ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके से पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि हर रोती हुई आंख में जो सपना भरते हैं, बिना आवाज के जो क्रांति करते हैं, वो नेता नहीं नायक होते हैं। एनजीओ के फाउंडर फरिश्ते जैसे होते हैं, और ऐसे ही फरिश्ते बनकर ये उभरे हैं लोगों के लिए। डॉक्टर ललित खत्री की मैं बात कर रही हूँ, जो कि संस्थापक है डिफेंडर्स ऑफ फेथ ग्रुप के, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगी, रक्षा नाम से आत्मरक्षा शिविर की बात आपने की, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे अभी, तो आपने मुझे बताया था। तो इसमें क्या सिखाया जाता है, और इस पे सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया जाता है? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये नाम जो सुना ना मैंने, रक्षा, सिर्फ एक शिविर नहीं लगता है, कोई आंदोलन जैसे लगता है। जी मैम, ये बिल्कुल आंदोलन जैसा ही है। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, जब हमारे देश का एक बहुत ही विभत्स कांड हुआ था, निर्भया कांड। जब निर्भया कांड हुआ था उस समय में शायद मैंने 12वीं पूरी ही करी थी। अच्छा। बीटेक के लिए मैं प्रवेश लेने की स्थिति में था। प्रवेश मैंने ले लिया था बीटेक में, और बीटेक करने के जो हम लोग कर रहे थे उस समय ये कांड हुआ था, निर्भया जो कांड हुआ था, ये हुआ था उस समय। बिल्कुल, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस समय क्या था कि पूरे देश भर में उसका विरोध हो रहा था। बिल्कुल हुआ था, विरोध हो रहा था, रैलियां निकल रही थी, कैंडल मार्च निकल रही थी, ये सब हो रहा था। हमारी टीम ने भी इस चीज के लिए सोचा कि हम लोग भी कैंडल मार्च निकालते हैं। बट जब हम लोग बैठे तो हमने देखा कि उस कैंडल मार्च से हम क्या कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। जिस लड़की के साथ बुरा हुआ उसके साथ हो गया, वो सारी समस्या चीजें हो गई, सरकार ने उन लोगों को पकड़ लिया। ये होने के बाद हम लोग कैंडल मार्च निकालने, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे अच्छा, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग उन लड़कियों को सशक्त बना देते हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन उनके साथ पैदा ही ना हो। उनको मेंटली, फिजिकली हम नहीं बना सके तो एटलीस्ट मेंटली उनको इतना परफेक्ट कर दें कि वो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सके। सर, तो सब चीजें मेंटल खेल होता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप फिजिकली ऑटोमेटिक आपको अंदर पावर आ ही जाती है। तो हम उसको रक्षा के क्षेत्र, जो रक्षा हम लोग कैंप करते हैं, हमने नाम भी इसलिए उसको रक्षा रखा। बिल्कुल। ताकि इस क्षेत्र, हम जो इस कैंप में हम लोग उनको एक तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तो देते ही हैं, साथ में उनको उनके दिमाग को इतना ओपन करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो वहां से वो कैसे उसको आराम से टैकल करके निकल सकते हैं। हमको ज्यादा उन चीजों में इंगेज नहीं होना, फ्री होके वहां से निकलना है। बहुत आपने की किस तरह से अपना रक्षा, आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए तो आप आत्मनिर्भर आप बनाते हैं, कहने का मतलब बड़ी अच्छी मुहिम। जैसे कि अभी हमने पर्यावरण की बात की सर से, और रक्षा ग्रुप के बारे में बात की, बहुत बढ़िया। दोनों जो एक ग्रुप है मुहिम चला रहा है,
आपसे एक और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी, डॉक्टर साहब सिर्फ ये दोनों ही विंग्स के साथ नहीं बल्कि एक शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है निशुल्क परामर्श शिक्षा की बात कर रही हूं मैं। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि आपने हाल में ही निशुल्क शिक्षा परामर्श शुरू किया है, तो ये किन छात्रों पर फोकस करता है और किस तरह की मदद की जाती है, लाइक कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि देखिए मैं बात करूं अगर सीधी सीधी तो आज सब कुछ कंपटीशन बन चुका है। जी मैम, एक्चुअली क्या है कि हम बात करते हैं एजुकेशन काउंसलिंग की। एजुकेशन काउंसलिंग, एजुकेशन कंसल्टेंसी का बहुत दौर है, एजुकेशन काउंसलिंग की तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। जो बच्चा 12वीं पास करता है उसके सामने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, परंतु उन अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उसको कौन सा कोर्स चुनना है वो एक बड़ा विकल्प होता है। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं होता है कुछ बच्चों को कौन सा कोर्स करें, ठीक है। और होते उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, वो उनमें से कोई एक रास्ता चुनते हैं, उस पर काम करते हैं, कुछ समय के पश्चात उसको पता चलता है कि ये चीज तो मैंने गलत चुन ली। ये एक बहुत कॉमन आजकल का फैक्टर हो चुका है। बहुत सारे देश के बड़े अखबारों ने भी इस पे पहल करी है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं कि देश में लगभग जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो लगभग 70 से 75% लोग अपनी जॉब से किसी ना किसी रूप से खुश नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बच्चों के लिए फ्री काउंसलिंग, बच्चों के अलावा जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी हमने फ्री काउंसलिंग शुरू करी है कि वो किस तरह से अगर अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, अपना जो करियर ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए है या कोई बड़े भी हैं? लाइक अगर मान लीजिए 30-35 साल के कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, अगर वो भी अपनी जॉब से खुश नहीं, अगर वो चेंज करना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी है ये सब? उनके लिए भी है मैम, क्योंकि देखिए 12वीं में उनकी शुरुआत होती है, 10वीं से शुरुआत बिल्कुल हो जाती है। वो बात एक समझ रही हूं। और 12वीं में शुरुआत होती है, 12वीं के पश्चात बच्चा अपना करियर चुन लेता है, फिर जब वो अपनी जॉब में जाता है वहां उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह से अपने डायरेक्शन को चेंज करे। और अगर वो, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत चैलेंजिंग पॉइंट होता है, जब वो पूरी तरह से 8-10 साल 15 साल अपने उस जॉब में बिता चुका है, फिर उसको लगता है कि ये मेरे लिए वो सही समय नहीं है। सर आजकल ये भी देखा गया है कि क्योंकि अगर घर चलाना है, खर्चे आम खर्चों की अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो रोटी कपड़े मकान के लिए आपको कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लोग कई बार होते हैं कि अपनी इच्छाओं को मार कर भी कोर्सेज चुन लेते हैं कि चलिए आर्ट्स कर लेते हैं, साइंस कर लेते हैं। बेसिकली लोगों को यही नॉलेज होती है। आजकल जैसे आपने बताया इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं। अगर वही मैंने आपसे पूछा कि अगर किसी को लगता है कि वो खुश नहीं है अपनी जॉब से, तो क्या तब भी आपसे आके कंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, वो आप आके कंसल्ट कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसका इंटरेस्ट जानते हैं, और इंटरेस्ट जानने के बाद, क्योंकि एक्चुअली सारा खेल इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट जानने के बाद हम उनको बताते हैं कि आगे वो अपना किस तरफ अपने क्षेत्र को परिवर्तित कर सकता है, या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उद्दीपन हो सकता है थोड़े समय का, उसके अंदर एक फीलिंग हो सकती है कि मुझे जॉब छोड़नी है, संभवतः वो जॉब उसके लिए बेस्ट हो, तो उस तरह से हम उसको ऑल ओवर काउंसलिंग करते हैं। बहुत बढ़िया मैं कहूंगी मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक सर्वे में देखा गया था सर, इसलिए मैंने आपसे वापस ये क्वेश्चन किया कि काफी लोग अपनी नौकरी की वजह से, खुश ना होने की वजह से सुसाइडल जो एक केसेस हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया मुहिम मैं कहूंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे जो कि सबसे जरूरी सवाल है, राजस्थान में किन किन शहरों में वर्तमान में आपकी संस्था सक्रिय है? वर्तमान में मैम राजस्थान में 7 शहरों में हम लोग सक्रिय हैं, जैसे जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, इसके अलावा अपना बारां, हनुमानगढ़, गंगानगर, इन क्षेत्रों में भी, इन शहरों में भी हम लोग एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। एक मेरा जो रुझान हमेशा जीवों के प्रति बहुत ज्यादा रहता है, तो मैंने आपके एक वीडियो में देखा था जब मैं आपके बारे में सर्वे कर रही थी कि जानवरों के लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि मैंने देखा है आपके एनजीओ में कि आप लोग जानवरों की भी बहुत सेवा करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या किस तरीके की मदद उपलब्ध करवाते हैं आप लोग? मैम डिफेंडर्स ऑफ फेथ में हमने अपने आप को बाउंड नहीं रखा, क्योंकि हम लोग हमारा जो डिफेंडर्स ऑफ फेथ का जो एक उद्देश्य है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं पर अलग तरह से कर रहे हैं। हम लोग सेवा पुण्य कमाने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट्स है, तो हमारी ड्यूटीज भी लिखी हुई है। तो ये जो है हमारी ड्यूटीज है। ड्यूटीज में एक मूक जो जानवर होता है उसके प्रति भी हमारे कर्तव्य बताए गए हैं। तो हमारी टीम के जो कुछ हमारे साथी हैं वो जो अपने स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा था आपकी वीडियो में। जयपुर की ही बात है, जयपुर में मानसरोवर में हमारी टीम के कुछ जो साथी हैं वो जो वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स है, एक हमारा साथी ऐसा उसके पूरे हाथ पे डॉग्स ने बाइट कर रखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स ने, पर वो फिर भी इंजेक्शन लेके और फिर उसके बाद सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी हमारे जो साथी है उनके अंदर इतनी है कि हमको जानवरों के लिए इतना काम करना है। एक
अच्छे नागरिक में, एक देशवासी में क्या गुण होने चाहिए, आज ये अपनी बातों के जरिए बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि हम सेवा भाव से सिर्फ ये चीज नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि अगर ये कर्तव्य की भावना हम सब के अंदर जागे तो देश को हम कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी कि आप, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी जितनी बातचीत मैंने देखी है उसमें मैंने बदलाव की एक, जो एक कहते हैं ना, बदलाव की मंशा नोटिस की आपके अंदर। और आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए जमीनी स्तर पर उतरना जरूरी होती है और आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जमीन पर सबसे पहला झटका आपको कब से लगा? कहने का मतलब है सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक पॉइंट कब आया? सबकी लाइफ में आता है जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया। मैम, खत्म जैसा तो शायद संभवतः ईश्वर की दया से, भगवान की कृपा से, क्योंकि उन्होंने ही हमको ये नाम भी दिया है। बिल्कुल। और उनके कारण ही हम ये काम कर पा रहे हैं, तो संभवतः अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। परंतु कभी ऐसा स्टेज जरूर आता है हर व्यक्ति की लाइफ में सर, जब उसको लगता है कि थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, हिम्मत टूटती है। मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूं। ऐसा समय तब उस समय आया जब बीटेक कंप्लीट हुई, सब लोग अपनी जॉब के लिए देख रहे थे और हमारी टीम और हम जो कुछ साथी थे जिन्होंने मुझे पूरा अपना सुदृढ़ बना रखा था, संबल दे रखा था, हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर हम लोग जॉब में गए तो हम किस तरह से एनजीओ को फोकस कर पाएंगे। और हमने सेकंड ऑप्शन चुना कि हम लोग एनजीओ के लिए काम करेंगे। क्या बात है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल पॉइंट होता है कि आप अपनी कहते हैं ना, पढ़ाई खत्म करने के बाद हर इंसान ना नौकरी ढूंढता है, सोचता है कि पैसे कमाएंगे, पर आप लोग सेवा उसमें लग गए तो कहीं ना कहीं एक परिवार का भी, जो कह सकते हैं, कई बार प्रेशर होता है, समाज का भी होता है कि अब तुम्हें नौकरी करनी चाहिए। खैर, बहुत बखूबी आपने इन चीजों को निभाया। आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, हम बात ही कर रहे थे नौकरी के बारे में, तो इस समय अगर हम बात करें, देश का युवा अक्सर ना असमंजस में रहता है। भविष्य की बात कर लें, करियर की बात कर ले, पहचान की बात कर ले, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? देखिए, भविष्य और करियर जो है एक दूसरे का पर्यायवाची है। और पहचान की अगर हम बात करते हैं तो पहचान भविष्य या अपने करियर से बनाई जा सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 70 से 75% जो युवा है वो अपने जॉब से परेशान है या उनको पसंद नहीं करते, परंतु वो जो 25% लोग हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट पहचाना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर चुना। अगर व्यक्ति, जैसे आप सचिन की बात, सचिन तेंदुलकर की, जो हमारे देश के क्रिकेट के खुदा कहे जाते हैं, उनकी बात करें तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट पहचाना और उसी पे ही काम करा। अगर हमारे देश के युवा अपना सबसे पहले इंटरेस्ट पहचान कर और उसी क्षेत्र में अपना काम करते, ये ना देखें कि उस क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया गया है या कितना किया जा सकता है, कंपटीशन के बारे में नहीं सोचे पहले, सिर्फ ये देखें कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, तो अपने आप ही उनका भविष्य बनेगा, अपने आप उस फील्ड में उनका करियर बनेगा। और जब भविष्य बनेगा, करियर बनेगा, तो पहचान बनना स्वाभाविक है। बहुत ही खूबसूरती से आपने मेरे सवाल का जवाब दिया और आपसे मैं यही उम्मीद कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में जब मैंने इनके और भी पहले इंटरव्यूज वगैरह पढ़े तो काफी सरलता से अपनी बात को कह जाते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत काफी सारी बातचीत आपसे हो गई। एक आखिरी मैसेज मैं चाहूंगी कि कोई अपने मन की बात हमारे मंच के जरिए, कोई आपका आने वाला जो प्रोजेक्ट है, हम आपको कहाँ देख सकते हैं, या कुछ भी आप जो हमारे जनता से सीधा तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहें। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं कोई आपको ज्ञान नहीं देना चाहता या ऐसा कुछ, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अनुरोध यह करना चाहता हूँ, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, और डिफेंडर्स ऑफ फेथ का भी यही मोटो है, हैव फेथ, फेथ, फेथ इन योरसेल्फ एंड आई फेथ इन गॉड। यानी कि अपने ऊपर ज्यादा विश्वास रखिए, ईश्वर पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ऊपर विश्वास रख के काम करेंगे तो ईश्वर स्वतः ही आपका सहयोग करेगा। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने काम को करिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए और समाज सेवा में लगे रहिए। हर छोटा काम जो कि हम देश के लिए करते हैं, देश को प्रथम मान के करते हैं, देश के लिए करते हैं, वो सभी काम हमको आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए सबसे बड़ी माँ कहा जाता है भारत माता को, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि आपने कहा, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। तो बिल्कुल इसको कर्तव्य मानकर, भारत माँ को सर्वप्रथम अपनी माँ से पहले भी एक दर्जा मानकर अगर हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो देश को कहीं से कहीं पहुंचाया जा सकता है। आज आपसे बातचीत करके डॉक्टर साहब अब बहुत ही एक सकारात्मक सोच भी मेरे अंदर जागी है। I'm sure जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आपने आपके पूरे इंटरव्यू में एक सार निकालू तो आपने एक कर्तव्य को समझा, अपने कर्तव्य को समझा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे अच्छी लगी, कि मैं सेवा के भाव से नहीं कर्तव्य मान के चीजों को करता। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे आपकी संस्था के लिए हमारी पूरी न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही प्रगति करते रहें, कर्तव्य आप अपने देश के प्रति पूरा करते रहें, जनता का, देश और दुनिया
दुनिया से आपको प्यार मिलता रहे और सपोर्ट भी मिलता रहे। और हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगी जो डॉक्टर साहब के साथ जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर साहब शॉर्ट में बताएं, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकते हैं आपकी संस्था आप सोशल मीडिया लिंक्स पे डिफेंडर्स ऑफ DOF NGO को सर्च कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके DOF NGO को आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप अपना मैसेज छोड़ के हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तो देखिए, जिन्हें पद, पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा नहीं होती है, बस भूख, गरीबी और लाचारी सताती है, वो लोग ही असली मिसाल बनते हैं, NGO फाउंडर बदलाव की मिसाल बनते हैं। और कहीं ना कहीं आज के हमारे खास मेहमान भी ऐसे ही थे। तो इसी तरह की नए मेहमान से मिलने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 21। फिलहाल के खास एपिसोड खास मुलाकात में अभी के लिए इतना ही। बने रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।